Hello friends, myself Professor Ma Sayyed and I am a faculty of management in a premier B school of India. So, as you know by this time, I am going to discuss the quadrants, the sections of CMAT examination. In my previous video, I have shared about how to score 250 plus. If you want to check that video, the link is given in the I button. Just check it. Next, in the next video, I have discussed about how to crack or how to score well in the quantitative aptitude. So again, there is another video about the quantitative aptitude. Link is given in the description. Kindly check if you want to go for that. So in this video, we are going to discuss about how to score well in logical reasoning and language comprehension. अब मैं आपसे बात कर लूँ, लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, वो एक सीमेट का बहुत ही इजी सेक्शन है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सीमेट में बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं। बेसिकली जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आप अगर इस चीज को मैं दो डिफरेंट वर्ड्स में डिफाइन करता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, अगर आपके पास लॉजिक है और अगर आप उस लॉजिक को रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप इस क्वाड्रेंट में, इस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो we will discuss in detail that how to score very well in the logical reasoning examination or the logical reasoning section of CMAT. Okay, so basically in this video I am going to discuss that logical reasoning कौन सी चीजों को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लॉजिक के आसपास घूमते हैं। ठीक है, जिसमें आपको लॉजिकली आंसर देना होता है। और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 20 क्वेश्चंस का होता है और हर क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। सो अगेन ये सेक्शन कैरी करता है 80 मार्क्स, जिसमें आपको देना है आर्ग्यूमेंट्स, विजुअल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। यू हैव टू गिव द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल रीजनिंग एंड ऑल दैट। सो दैट्स इट। सो एज वी वर डिस्कसिंग लॉजिकल रीजनिंग में कैसे तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू इज द लॉजिकल जनरल फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। पर्टिकुलरली यहाँ पर होगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको एक सीरीज बनाई हुई है। नाउ दैट सीरीज कैन बी ऑफ सम अल्फाबेट्स, that series can be of some words, or that series can be of some numbers. ठीक है, you have to figure out the logic behind that series, you have to figure out the odd one out. ठीक है, तो आपको सवाल ये पूछा जाता है बहुत सारी बार, अगर एक सीरीज कंप्लीट है तो आपको ये कहा जाता है इसमें से कौन सा मिसफिट है। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स अगर वो सीरीज इनकम्प्लीट है लेट्स से, तो उसमें आपको बताया जाता है कि इस सीरीज को एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट कैरेक्टर से फील करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे अनफेमिलियर और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है आप उसको स्लोली पढ़िए और ट्राई टू इंटरप्रेट, आप उसमें लॉजिक ढूंढने का ट्राई करिए। ठीक है, आंसर्स को पहले मत देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। इफ यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, the answer would be very easy. If you will be seeing the answer first and then if you are reading the questions, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज जो आंसर्स होंगे ना, चार आंसर्स आपको सही लगेंगे एंड देन फिर वही हो जाएगा 1 2 3 जय माता दी। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो पहले सवाल को अच्छे से समझिए, सवाल को पढ़िए और फिगर आउट करिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर आपके लिए वो बहुत क्लियर हो जाएगा ना, आप इतनी आसानी से लॉजिकल रीजनिंग के आंसर्स दे पाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो विजुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, उसमें हर एक पिक्चर को 1 बाय 1 देखिए और फिगर आउट करिए ये पिक्चर क्या कहना चाह रहा है, ये लॉजिक क्या है इस पिक्चर के पीछे। जैसे हम जब कोई भी बात करते हैं तो देयर इज वन स्टेटमेंट, वी शुड अंडरस्टैंड the meaning between the lines, the words between the lines. So you have to understand that words, that meaning between the lines, that meaning between the picture. आप जब पिक्चर्स को बहुत अच्छे से देखेंगे और आप फिगर आउट करेंगे उनकी एनालॉजी, उनके बेसिकली हिडन मीनिंग्स आप जब उसके बीच में से कॉम्प्रिहेंड करने का ट्राई करेंगे, तब आपके लिए है ना लॉजिकल रीजनिंग का पिक्चर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जैसे लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप ये देखिए ओनली, इंक्लूडिंग, अदर देन, अनलेस, पे अटेंशन टू प्रीफिक्स सच एज अन, नॉन, डिस। तो ये सारी चीजें है ना जो सजेस्टिव वर्ड्स है, इसका बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए और ये चीजें आपको उस सवाल के करेक्ट आंसर तक पहुंचाएगी। और जब हम सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस सवाल को जो गिवन डेटा है उसके साथ फिर कंपेयर करके देखिए और सोचिए कि इसमें सबसे अप्रोप्रिएट फिट क्या है। मैं आपको बहुत बेसिक समझाऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग का सही जवाब आपका खुद का लॉजिक है।
अगर आप आपके लॉजिक को बिल्कुल सही तरीके से वर्क करवा दिया ना, दैट इंडिकेट्स you are getting the correct answer. So your logic is the correct answer. So यहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिफाई नहीं करना, बहुत बेसिक सी टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, डोंट कॉम्प्लेक्सिफाई मच. यहाँ पर जितना सिंपल रखोगे ना लॉजिक उतना सही होगा. जितना आप कॉम्प्लेक्सिफाई करते जाओगे ना उतना आपका एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और उतना रिजल्ट आपका स्ट्रांग होता जाएगा. ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए सीमेट के पेपर्स को. व्हाई? बिकॉज दोस्तों सीमेट का एक हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि जो लॉजिकल रीजनिंग के जो 70% क्वेश्चंस है ना वो पिछले 4 साल के सीमेट के पेपर से ही आ जाते हैं. तो अगर आप सीमेट के मॉक पेपर्स को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स से लास्ट 4 इयर्स के सीमेट के मॉक आपने दे दिए, ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ 70% ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस उसी में से होंगे, या एटलीस्ट आपको लॉजिक तो क्रैक हो जाएगा. और एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो देयर इज अ रेड बटन डाउन देयर जिसके ऊपर लिखा है सब्सक्राइब. काइंडली हिट इट एंड थैंक यू सो मच. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब और थोड़ा आगे जाते हैं और समझते हैं कि सीमेट में हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑलमोस्ट टाइम कितना मिलता है. लेट्स से मैं पूरा सीमेट का टेन्योर निकालता हूँ तो ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग 1.7 मिनट्स, मोटा मोटा 2 मिनट जैसे आपको वक्त मिलता है, 120 सेकेंड्स. ठीक है, सो आप उस हिसाब से सोचिए, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे एलआर के बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो काफी बड़े होंगे. तो you don't have all the time from earth to moon and moon to earth just to read the question. You should अंडरस्टैंड कि ये सारे क्वेश्चंस रीड करने से बेटर है. कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद लॉजिक फिगर आउट करने में भी काफी वक्त लग जाता है. तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली, थोड़ा स्मार्टली सोचिए कि अगर एक कोई एलआर का क्वेश्चन है जिसमें 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो आप उतने ही समय में, उतने ही टाइम में आप क्या कर सकते हो पता है, आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. नाउ अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और अगर वो सही है तो आपको मिलता है +4. लेकिन सेम समय में अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और दोनों 2 सही निकलते हैं, आपको मिलता है +8. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन एंड दिस इज द स्मार्ट वर्क जो आपको करना है. ठीक है, डेवलप एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली. लॉजिक डेवलप करिए, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढिए. अच्छा, फैन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसा क्यों? ठीक है, अब यहाँ पर भी आपका लॉजिक किक इन करना चाहिए. हाउ कैन वॉच बी एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, दैट्स द लॉजिक. जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ. There was an interview of an IAS officer. एक पैनल बैठा था, 5 लोग थे पैनल में. ठीक है, एक IAS एस्पिरेंट अंदर एंटर हो रही थी. ठीक है, और उसने डोर नॉक करके पूछा कि मे आई कम इन सर. सो यस, किसी ने जवाब दिया यस यू कैन कम इन. ठीक है, लेकिन एक और जो पैनल मेंबर थे उन्होंने पूछा वेट. ठीक है, अब टेक्निकली आपके और मेरे जैसा कोई भी इंसान होगा वो ये सोचेगा कि वो हमें वेट करने के लिए कह रहे हैं, बट जो आईएएस एस्पिरेंट थी उसने तुरंत ही उसको कॉम्प्रिहेंड किया और उसने बोला 59 kgs and she was selected. That's the logic you have to develop, because she said very clearly कि जब एक पैनल मेंबर ने कह दिया है कि yes you can come in, तो दूसरा पैनल मेंबर कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेगा. So जो दूसरे पैनल मेंबर ने पूछा था वो वेट पूछा था, that my weight in kilograms, and then she answered it. And that's what the logic we have to develop. और ये लॉजिक डेवलप होगा जब आप क्रिटिकली थिंकिंग शुरू करोगे. आप किसी भी चीज के पीछे का मीनिंग ढूंढने का ट्राई करोगे, ना कि क्या लिखा हुआ है वो फिगर आउट करोगे. ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हो, आपके पास अगर थोड़ा सा भी समय है, ठीक है, तो थोड़े बहुत जो क्रॉसवर्ड पजल्स है और जो सुडोकू गेम्स होती है वो खेलिए 1-2 बार. आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटीज डेवलप हो जाएगी. अगर आप ये सारी चीजें कर लोगे ना दोस्तों, तो एलआर का जो सेक्शन है ना उसमें आपको 100% नहीं तो 80 to 85% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द लॉजिकल रीजनिंग. बी लॉजिकल एंड score 250+. So now we will discuss further about the latest section of the CMET examination, and that is innovation and entrepreneurship. Innovation and entrepreneurship is the next big area where government of India is focusing and more of the businesses are focusing. तब आप सोचो कि businesses ऐसे कैसे फोकस कर रहे हैं यार. एक चीज समझो, अगर आपको खुद का बॉस बनना है ना, वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है रादर देन किसी के अंडर काम करना. और जो जनरेशन Z, जो आप जैसे मेरे दोस्त हैं ना, आप लोग यही चाहते हैं कि आप खुद के बॉस बन जाए. और खुद का बॉस बनने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप से बेटर क्या ऑप्शन है? तो एंटरप्रेन्योरशिप सीमेट ने एक कंपलसरी सेक्शन बना दिया है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एज यूजुअल हर क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का. सो अगेन ये सेक्शन का भी जो वेटेज है वो है 80 मार्क्स.
सो दिस इज द न्यू सेक्शन, यू नो, कंपल्सरी न्यू सेक्शन। और बहुत सारा कंफ्यूजन है सारे स्टूडेंट्स के बीच में कि इस सेक्शन में क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्शन को क्रैक कैसे करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सेक्शन में होती है, और जो आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे टू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग्स। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स इट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। वेरी इजी, यू नो, गवर्नमेंट की स्टार्टअप को लेके पॉलिसी क्या है। नाउ आई वुड गिव इट टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट ही हैज developed a tremendously good policy for the startup, you know, and that is like Startup India. तो आप Startup India में जब लॉग इन करते हैं आपको सारा सपोर्ट मिलेगा, नेटवर्क से लेके फंडिंग तक का सपोर्ट वहाँ पर अवेलेबल है। सो ये आपको पता होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया पे लॉग इन करने के बाद कौन से सॉर्ट ऑफ सपोर्ट मिलते हैं, कौन से वेंचर्स को सपोर्ट मिलता है। नॉट एवरी बिजनेस विल गेट सपोर्ट, उसके लिए आपका बिजनेस यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। सो दिस आर द, यू नो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर द साइनिंग अप टू द स्टार्टअप इंडिया। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस क्या आ रहे हैं और ये पब्लिकेशंस क्या बता रहे हैं, यू नो, कि कौन सी जो नेक्स्ट बिजनेस है जो नेक्स्ट इंडिया के लिए, फ्यूचर इंडिया के लिए है, जो आपको फ्यूचर रेडी करता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंटली ख्याल रखना है व्हेन यू आर रीडिंग this part. Apart from that, you know, Economical Survey of India, the best website and the best survey that has been published by Government of India. When you will be reading it, you will be getting to know what is the future, what is the economy guiding towards, where our Indian economy is driving towards. All these things must be taken care while you are preparing for the entrepreneurship and innovation section of the CMET. The second part, the new launch of businesses and new ventures. वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अंडरस्टैंड। जैसे कि पेमेंट बैंक्स है ना, अभी तक हमारे लिए बैंक सिंपल बैंक्स थे, ठीक है, लेकिन आजकल पेमेंट बैंक कौन से हैं और ये पेमेंट बैंक क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये पेमेंट बैंक को लॉन्च किसने किया है, इनका फंडामेंटल्स क्या है, इनके बेसिक्स से क्या है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल बैंक एंड अ पेमेंट बैंक, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे और भी 100 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप उसके लिए कुछ नहीं करिए, सिर्फ लॉग इन कर लीजिए द न्यू बिजनेस आइडियाज एंड ऑल दैट, और आप उसमें से आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। जैसे कि पेटीएम क्या है, ठीक है, रेजर पे क्या है, ठीक है, रूपे क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट भारत पे क्या है, हाउ दिस यूपीआईज वर्क, दिस मस्ट बी अवेयर ऑफ। द नेक्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, यू नो, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के ज्यादातर क्वेश्चंस आपको टर्मिनोलॉजीज में से पूछेंगे। टर्मिनोलॉजीज जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैपिंग, ऑक्शनर, लिक्विडेटर, यू नो, then environmental scanning, innovation, management, startup, overthreading, overtrading, equity, you know, then debt, what is the debenture, what is the private limited company, what is the public limited company, how to market a product, how to patent, how to trademark, what is trademark, what are the rules for trademark, what is break even point, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ लोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, you will be able to score at least 35 to 40 marks in this section just by the help of the terminology. Because for example, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, dash is the person is important when a company is filing bankruptcy. नीचे terminologies के आंसर्स दिए हुए, liquidator, liquefier, liquidity and none of the above. You must be aware that इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। So you know, ये terminologies will definitely help you out in, you know, scoring very well in this section of the CMET examination. अगर थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए whose places and books in news, very important, you know, there are many books regarding the entrepreneurship, और ये entrepreneurship की बहुत सारी बुक्स है ना, 10 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा बिकी होती है, और उनके जो ऑथर्स होते हैं ना, वो कौन होते हैं बताया, दे आर द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो यू मस्ट बी अवेयर कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सी बुक किसने कब लिखी है, कहाँ लिखी है, कौन सी जगह से कौन सी कंपनी ओरिजिन हुई थी, जो स्टार्टअप शुरू हुआ है वो स्टार्टअप की बर्थ प्लेस कौन सी है, नेटिव प्लेस कौन सी है, बेसिक्स क्या है, what are the viabilities of the different companies and all that. So all this you must be aware of. Apart from that, when I talk about the title of the different biographies, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ JRD टाटा की एक बायोग्राफी है जो लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है, कैसे लिखी है और कहाँ से लिखी गई है। एंड यू नो, वी मस्ट बी अवेयर अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाउ जनरली देयर इज अ रैंकिंग, EODB रैंकिंग जिसे कहते हैं। EODB रैंकिंग बताता है कि कौन से स्टेट में कौन सी जगह पे बिजनेस करना सबसे आसान है, जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे ईजी है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट स्टार्टअप,
और यहाँ पर मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ, शार्क टैंक के 4-5 एपिसोड्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा स्टार्टअप बेसिकली कहते हैं इसे. Sometimes entertainment will also give you some knowledge if it is the right entertainment. Process and stages to start entrepreneurship venture. आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेजेस में स्टार्ट होता है. किसे कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, किसे कहते हैं फंड रेजिंग, किसे कहते हैं वेंचर कैपिटल लेना, एंजल इन्वेस्टर लेना, सीड फंडिंग लेना. ये सारे स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टेजेस ऑफ एन एंटरप्राइज है. ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है. वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द बिजनेस and how a business grows and how a business starts. And apart from that, we have to understand the different parts of the business. जो हमारा इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट क्यों करेगा, हम इन्वेस्टमेंट में उसको बदले में देंगे क्या. All these things should be taken care of. And just understand, if you will be able to put forward all these things into one thing, you will definitely be able to score well in your CMAT examination and in entrepreneurship and innovation segment. Again, if you are liking this video, a subscribe to the channel would be great, and if you are liking this video, a thumbs up would be great. Or if you want to appreciate me that I'm doing a great job, just comment and appreciate. Thank you so much. Have a wonderful event and all the very best for your CMAT examination. Do well and drop the examination. Thank you. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.